साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको चल रही थी हमारा टॉपिक। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो हमारे कलाम के नोट्सों से हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसमें सबसे पहले आता है भूगर्भीय आकृति के आधार पर जो हमारे भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है वो देखते हैं हम। तो भूगर्भीय दृष्टि से और उच्चावच की दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो गोंडवाना लैंड और तेरठी सागर लैंड जो दो भागों में बांटा गया है। उसमें जो गोंडवाना लैंड में आते हैं हमारे अरावली और हाड़ौती क्षेत्र आते हैं, जो पठारी भाग, और आपके 33 में आते हैं मरुस्थल और मैदान। फिर उच्चावच की बात करें तो उत्तर पश्चिम में जो आपके है मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, फिर उत्तरी पूरी जो मैदानी प्रदेश आ जाता है, और दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश ये आ जाते हैं हमारे। आगे चलते हैं तो भौतिक दृष्टि से जो भागों में बांटा गया है राजस्थान को, भौतिक दृष्टि से आपके मरु, मेरु और माल तीन भागों में बांटा गया। आपके मरु यानी मरुस्थल, मेरु यानी अरावली, राजस्थान का मेरुदंड भी कहा जाता है, और माल यानी आपके मालवा हाड़ौती प्रदेश। फिर बात करते हैं प्रमुख समरेखा, जो वर्षा रेखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 सेमी या 100 mm समरेखा ये आपके चांदन गांव से गुजरती है, और 25 सेमी आपकी 250 mm जो वर्षा रेखा ये मरुस्थल के मध्य से होकर गुजरती है, जो मरुस्थल को जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क या स्टेपी डेजर्ट के रूप में बांटती है। आगे बात करें तो आपकी 40 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद करना जरूरी है। राजस्थान को दो बराबर भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, तो आपकी 40 सेमी या 400 mm, 50 सेमी या 500 mm समवर्षा रेखा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ये भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये मरुस्थल व अरावली को अलग अलग करती है, यानी मरुस्थल प्रदेश अरावली को अलग अलग करती है। अरावली के समांतर होकर ये गुजरती है। नोट, अरावली के समांतर गुजरने वाली आपके NH 48 जो आपका हाईवे है, जो समांतर गुजरने वाला मानसूनी हवाई अरब सागरी है। जो समांतर अरावली के जो हाईवे गुजरता है आपका NH 48, और जो मानसूनी हवाएं गुजरती है वो अरब सागर की हवाएं गुजरती है। आगे और बात करें तो 75 सेमी वर्षा रेखा, तो ये मैदान व हाड़ौती जो प्रदेश को उसको दो भागों में बांटती है, आपको अलग अलग करती है। 85 की बात करें तो हाड़ौती की मध्य से गुजरती है, और 100 जो हाड़ौती और पूरी सीमा को बनाती है। नोट आपके लिए यहाँ पर है कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा जो बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रथम प्रयास या पहली बार जो वर्गीकरण इन्होंने किया तो सन 1968 में आपके VC मिश्रा ने आपके जलवायु के आधार पर अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के 7 भागों में बांटा। दूसरी बार आपके 1967 के अंदर जो AK सेन ने इनको 3 भागों में बांटा। आगे चलते हैं, तीसरी बार किसने बांटा, तो तीसरी बार बांटा 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने दो भागों में बांटा है राजस्थान को। जो एक तो राजस्थान और एक राजस्थान पठार दो भागों में बांटा। राजस्थान में आता था आपका जो मरुस्थल, मैदान, और पठार में आपका अरावली और हाड़ौती। आगे और बात करें तो रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा, जिन्हें आपके 4 उपभागों में भी विभक्त किया गया है, जो 4 फिर 12 लघु भागों में विभक्त है। आपको इतना याद नहीं रखना, बस इनका नाम याद रखना, इन्होंने बांटा है। डॉक्टर RL सिंह ने वास्तविक और प्रमाणिक वर्गीकरण दिया, तो वास्तविक और प्रमाणिक वर्गीकरण RL सिन्हा ने। वर्तमान में वर्गीकरण 1994 में आपके जो वर्तमान में वर्गीकरण माना जाता है 1994 में MH आपकी सक्सेना व AK तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में आपके 4 भागों में बांटा है राजस्थान को। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो 4 भागों में कौन सा है, तो हमारा एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश और मैदानी प्रदेश और हाड़ौती, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे।
तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो राजस्थान की उच्चावच इनके बारे में बात करते हैं। तो समुद्र तल यानी MSL से ऊपर जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उठे हुए या नीचे धसे हुए भूभाग उच्चतम जो उच्चावच कहलाते हैं। भारत का समुद्र तल से जो चेन्नई है आपका, वहाँ से जो समुद्र तल की आपकी ऊंचाई नापी जाती है। आपके पर्वत जो 2700 मीटर, जो पहाड़ी है 900 मीटर, पठार है 600 मीटर और मैदान है आपके 300 मीटर। और जीरो पर जो आपके जो मैदान है 300 मीटर जो मैदान वो धरातल आ गए हैं हमारे। जो इस प्रकार जो चेन्नई की जो हमारे समुद्र तट से आपकी ऊंचाई नापी जाती है। तो आगे बात करते हैं फिर। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा। तो स्थलमंडल अस्थिर प्रवाह, गतिशील विस्थापन और प्रतिस्थापन। तो इसके स्थलमंडल के बनने के जो कारण हैं, यहाँ जलमंडल और स्थलमंडल। जलमंडल का हमारा जो 70.8% भाग है, स्थलमंडल का 29.2% भाग है। 36 करोड़ किलोमीटर जो आपका जलमंडल है, 5 जो महासागर है और 15 करोड़ जो किलोमीटर आपका जो 7 महाद्वीप है स्थलमंडल के अंदर है हमारे। यहाँ पर पृथ्वी को आपके 3 भागों में बांटा है। थोड़ा थोड़ा ये चर्चा कर ले क्योंकि ये आपके विभाजन में काम आती है। तो आपके करड, मेटल और कोड, ये आपके 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। वो सियाल जो महासागर बनते हैं जो, और सियाल जो महाद्वीप बने, और बीच में जो इसका 0 से 50 किलोमीटर है ये बाहर किया, और इन सियाल है आपकी जो प्रशांत महासागर है। और सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी लावा आपके सियाल में आते हैं, जो तरल, क्षारीय और गाढ़ा अम्लीय के अंदर। आगे बात करते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो हमारे विस्थापन के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध जो वो आपके भूगर्भ शास्त्री या जलवायु वेता है आपके, इन्होंने सन 1912 में महाद्वीप की उत्पत्ति के संदर्भ में आपके महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर के मतानुसार आज से आपके 300 करोड़ वर्ष पहले जो कार्बोफेनी में आपका युग था, पृथ्वी पर एक वृहद महाद्वीप था, यानी पृथ्वी एक वृहद महाद्वीप था जिसने वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। जिसे वेगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया चारों ओर तरफ से आपके पेंतालसा जो महासागर को क्या नाम दिया? पेंतालसा सागर से घिरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज से आपके 20 करोड़ वर्ष पहले पूरा आपके टायर्सिक युग में आपकी पेंजिया महाद्वीप का विभाजन 2 आपके भूखंडों में हुआ, अंगारोलैंड और आपके गोंडवाना लैंड। यह विभाजन तैतीस सागर करता है। 33 सागर से विभाजन होता है आपका। आगे चलते हैं, यानी ये ऊपर आपका अंगारोलैंड हो जाता है यहाँ पर, और नीचे गोंडवाना लैंड, और चारों तरफ आपकी समुद्र, और बीच में आपका 33 सागर और निर्मित हो जाता है। आगे बात करें तो आज से आपके 14.5 करोड़ वर्ष पहले जुरेसिक युग में 2 आपके भूखंडों का विभाजन हुआ। लोअर एशिया जो अंगारोलैंड जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है यानी एशिया प्लस यूरोप, और ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है आपका गोंडवाना लैंड में। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर जो आपके गोंडवाना लैंड के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर पीटी के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो इसके अनुसार 33 सागर इंडियन प्लेट और यूरेसिक प्लेट है उसके अभिसरण या टकराने के से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसका कारण 33 सागर का अवतल यानी जल से पीछे हटना होने के कारण मैदान और मरुस्थल का निर्माण हुआ। नोट है यहाँ पर आपके लिए, भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर के भाग है। भारत का हिमालय, मैदानी प्रदेश, थार, मरुस्थल 33 सागर के भाग है। फिर आगे बात करते हैं, संसाधन दृष्टि से राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय या मैदानी प्रदेश का भाग है। यानी संरचना की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो भारत का प्रायद्वीप या मैदानी भाग के अंदर आता है। फिर भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर।
तो ये भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। इसे फिर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखेंगे। भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो भारत के 3 है आपके प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड, हिमालय व उत्तर का विशाल मैदान। फिर यहाँ पर जो उचावच के आधार पर देखते हैं तो 6 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय प्रदेश, तटीय प्रदेश, आपके द्वीपीय और थार का मरुस्थल। तो राजस्थान में थार का मरुस्थल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश फिरने वाले जो मरुस्थल, अरावली मैदान व हाड़ौती क्षेत्र या पठारी क्षेत्र हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं सारणी के माध्यम से हम कि आपकी मरुस्थल, अरावली, और इस सारणी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मरुस्थल, अरावली मैदान और हाड़ौती जो राजस्थान की भौतिक प्रदेश को ये 4 भागों में हमारे बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भूभाग की बात करें तो मरुस्थल आपका 61% आ जाता है आपका, और अरावली आपका 9, मैदानी 23 जो आपका, और हाड़ौती आपका 6.8%। जनसंख्या बात करें तो आपको सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखनी है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। तो सर्वाधिक आपकी जो आपकी मरुस्थल में जो आपकी जनसंख्या, और न्यूनतम आपकी, यानी मरुस्थल में आप देखें तो मरुस्थल में जो मैदानी क्षेत्र भी थोड़ा आता है इसलिए यहाँ पर, और न्यूनतम देखें तो यहाँ पर आपके जो अरावली, फिर आपके मैदानी की भी याद रखनी है, क्योंकि मैदान में जो हमारा मैदानी भाग है और राजस्थान का उपजाऊ भाग है अधिक। हाड़ौती में आपकी 11% जो जनसंख्या रहती है। जनघनत्व की बात करें तो आपका सर्वाधिक मैदानी में अंदर रहता है जनघनत्व, और न्यूनतम रहता है आपका मरुस्थल के अंदर। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर जो मरुस्थल किसका भाग है आपका, तो मरुस्थल आपका तैतीस सागर, जो आपके मरुस्थल यानी मैदानी भाग है वो तो आपके 33 सागर के हो जाएंगे। यानी मरुस्थल और मैदान, जो एक मैदान है समतल, और आपके अरावली या हाड़ौती है या भटार है वो आपके गोंडवाना लैंड के भाग हो गए। यहाँ पर उत्पत्ति की बात कर ले तो यहाँ पर जो प्लीस्टोसीन आपका युग है वहाँ पर आपकी मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, यानी प्राचीनतम प्रदेश जो आपकी अरावली का माना जाता है। हीलोसीन जो युग है आपका, जो सबसे नवीन है, वो मैदान माना जाता है, क्योंकि जो नदियाँ पाई जाती है मैदान में अधिक, और वो लगातार नए मैदान बनाती रहती है। क्रेटिशियंस युग आपका हाड़ौती यानी पठार का युग है। इनमें जो वर्षा की बात करें तो हम आपकी मरुस्थल में वर्षा आपकी जो पाई जाती है 20 से 40, या फिर यहाँ पर मैदान में आपके सर्वाधिक वर्षा पाई जाती, ये मैदानी जो आपके पठारी प्रदेश है इसमें 80 से 100 आपकी वर्षा, और आपके मैदान में पाई जाती है 60 से 80, अरावली में आपकी 40 से 60। तो यहाँ पर और क्या आपको यहाँ पर याद रखना है, जलवायु। ये आपके जिले इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपके जलवायु। तो आपके वनस्पति और जलवायु जो मरुस्थल में तो कांटेदार या जीरोफाइट जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आपके जो पाई जाती है अरावली में, मिश्रित पतझड़ जो पाई जाती है आपके मैदानी प्रदेश में, और शुष्क सागवान आपके पठार के अंदर। जलवायु की शुष्क व अर्धशुष्क आपके मरुस्थल में, मरुस्थल की हवाएं शुष्क रहती है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो अरावली के अंदर उपवादर आ जाती है, क्योंकि जो वर्षा क्षेत्र आ जाता है। फिर आर्द्र जलवायु की हम आगे बात करेंगे विस्तार से। यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। आर्द्र जलवायु तो CWG जो आर्द्र जलवायु है जो आपकी पाई जाती है मैदान में, अति आर्द्र आपके पठारी क्षेत्र में। तो आपके मरुस्थल में जो शुष्क जलवायु तो शुष्क कृषि की जाएंगी, और आपके अरावली में स्थानांतर वो वालरा कृषि की जाती है, जो अग्नि जो जंगल को काट कर जलाकर की जाती है। और फिर सिंचित कृषि जो हमारा नदी का क्षेत्र आ गया मैदान, तो वहाँ पर आपकी सिंचित कृषि। फिर आर्द्र कृषि की जाती है आपकी पठारी भाग में। सर्वाधिक नदियाँ आपके किस भाग में पाई जाती है, तो आपके मैदानी भाग में। और सर्वाधिक उद्गम होता है आपका अरावली से, और न्यूनतम आपकी जो मरुस्थली भाग में आपकी नदियाँ पाई जाती है। यहाँ पर मृदा और खनिज की बात करें तो हम आपके मरुस्थल में रेतीली बिली जो मृदा है आपकी, और आपके पठारी भाग में आपकी जो पर्वतीय या कंकरीली मिट्टी होगी आपकी। फिर जलोढ़ जो कचारी या दोमट मिट्टी आपकी नदियों में पाई जाती है, जिसे आप अल्फी सोल कहते हैं। फिर काली रेंगून मिट्टी और कपासी जो मृदा कह जाती है, जो कपास के लिए अच्छी होती है, वो आपके पाए जाएंगे हाड़ौती क्षेत्र में। खनिज की बात करें तो आपके रेगिस्तान और जो हाड़ौती भाग में उसमें इतने खनिज पाए नहीं जाते। सर्वाधिक आपके जो अरावली क्षेत्र में आपके खनिज पाए जाते हैं। इसे खनिजों का म्यूजियम भी कहते हैं अरावली को। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में खनिजों का म्यूजियम किसे कहते हैं, तो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला को।
खनिज के प्रकार की बात कर ले तो यहाँ पर आपके जो न्यूनतम खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर जो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं मैदान और पठारी क्षेत्र में, और आपके जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पर धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और आपके मरुस्थल में सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे आपके प्राकृतिक गैस या तेल या आपकी लिग्नाइट कोयला जो पाया जाता है आपके मरुस्थल क्षेत्र में ही पाया जाता है। आगे फिर हमारा जो भौतिक प्रदेश का यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में बात करें, हमने जो सामान्य जानकारी ले ली है। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ से हम चालू करने वाला है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। यह मरुस्थल विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल है, यानी विश्व का सबसे नवीन या युवा मरुस्थल भी कहते हैं आपके थार के मरुस्थल को। यह मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व आपका, यानी आपके मरुस्थल में जनघनत्व 103 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और वर्षा व जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी जो आपका थार का मरुस्थल है जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक वर्षा और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा होती है अधिक, वहाँ पर जैव विविधता ऑटोमेटिकली अधिक पाई जाती है। फिर नोट आपके लिए यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता के कारण यहाँ पर जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश सिंह ने मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा। यह पूछा जा चुका है कि जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको रुक्ष प्रदेश किसने कहा, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने, जो आपके एक जंतु वैज्ञानिक हैं। यह मरुस्थल कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल है, यानी कर्क रेखीय और उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल का देखिए विस्तार कहाँ पाया जाता है आपका थार के मरुस्थल का, तो आपके भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन से आपका ईरान, अफ्रीकन जो देशों में इसका जो आपका विस्तार पाया जाता है। थार मरुस्थल मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, यानी जो सर्वाधिक थार मरुस्थल है जो आपके भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर 2,38,254 किलोमीटर इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा। पाकिस्तान में मरुस्थल को आपका चोलिस्तान कहा जाता है, यानी थार के मरुस्थल में पाकिस्तान में क्या नाम है यहाँ पर देखें तो चोलिस्तान। आगे चलते हैं। भारत में थार के मरुस्थल कहा जाता है यानी भारत में मरुस्थल को थार का मरुस्थल ही कहा जाता है यहाँ पर, और जिसका क्षेत्रफल यानी भारत के अंदर 2,31,100 किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल पाया जाता है। यह देश के 4 राज्यों में फैला हुआ है, आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान में आपका ये सर्वाधिक है। राजस्थान में देश का कुल आपके थार के मरुस्थल का आपका 62% भाग केवल आपके राजस्थान में है। 1,75,000 जो किलोमीटर क्षेत्रफल है वो आपके राजस्थान के अंदर ही है। आगे चलते हैं। तो थार का मरुस्थल आपके टेटिस सागर का भाग है, यानी थार के मरुस्थल किस सागर का भाग है, तो आपके टेटिस सागर का भाग है। यह मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का जो सारा मरुस्थल उसका पूरी भाग है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर उसके बारे में हम बात करते हैं। यह मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का आपका 61% रखता है, यानी आपका जो राजस्थान में जो मरुस्थल आता है वो राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% रखता है। ये पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी 1/3 भाग रखता है, ये आपका 1/3 भाग रखता है जो राजस्थान की भूखंड का 1/3। और यहाँ पर जो जनसंख्या कितना भाग रखता है, तो 40% जनसंख्या आपके मरुस्थल क्षेत्र में निवास करती है। भाग कितना है, तो 2,00,000 आपके 9,100 किलोमीटर जो भाग रखता है। आपको ये आंकड़ा नहीं याद रख के 61% और आपके 2/3 दो तिहाई भाग रखता है मरुस्थल। मरुस्थल देश के कुल थार का, यानी देश में कुल थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग रखता है, तो 62% और आपके 3/5वां भाग रखता है। यह मरुस्थल आपके अरावली के पश्चिम में है, यानी अरावली के पश्चिम में आपका 58% तक आपका विस्तृत है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं मरुस्थल में। मरुस्थल की कुछ विशेषताएं देखते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है तो 200 से 300, यानी मैदानी की हमने देखी शुरुआत में कि जो हमारे चेन्नई पॉइंट है भारत का, वहाँ से हमारे जो राज्य या पर्वत पठार कुछ भी हो तो समुद्र तल से आपकी ऊंचाई नापी जाती है, तो चेन्नई पॉइंट से नापी जाती है। वहाँ से आपकी 200 से 300 मीटर आपकी जो आपका समुद्र तल से ऊंचाई है मरुस्थल की। मरुस्थल की सामान्य औसत ऊंचाई आपकी 150 मीटर है, यानी सामान्य जो ऊंचाई है 150 मीटर है, और अधिकतम ऊंचाई जो टीले है वो 300 मीटर तक है। मरुस्थल का अधिकतम तापमान तो 49 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम आपका -3 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर आपका औसत तापमान याद रखना है 22 डिग्री सेल्सियस। और आपके मरुस्थल का औसत वर्षा, तो वर्षा पूछी जाए तो 20 से 40 या का 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा। आगे चलते हैं, प्रमुख जो आपकी नदी कौन सी है, लूनी या घग्गर नदी आपके जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। पर यहाँ का जो क्षेत्र में बांध आता है जोआई बांध, जो पाली के अंदर है। आपके मरुस्थल का एकमात्र बेसिन लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश है। लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश। मरुस्थल के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो मरुस्थल की हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 640 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो आपकी 300 किलोमीटर हो जाएंगी। और बात करें तो यहाँ पर मरुस्थल की, तो मरुस्थल के जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहा जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो आपका मरुस्थल के ऊपरी भाग को थली कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग है उसे तली कहा जाता है आपका। थली ऊपर, फिर नीचे तली, फिर पूर्व भाग को मारवाड़, फिर आपके पश्चिमी भाग को शुष्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपके लिए यहाँ पर नोट है कि मरुस्थल का सबसे जो निचला भाग है या दक्षिणी भाग और तली है। आपके मरुस्थल का ढाल यानी उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो मरुस्थल का ढाल भी पूछा जा सकता है। अरावली के विपरीत ढाल है, यानी उत्तरी पूर्व और दक्षिण पश्चिम से। और यही आपका जो विशेष कारण है मरुस्थल की रोकथाम का कि अरावली की विपरीत ढाल है, इसलिए अरावली जितने दिन आपकी सुरक्षित रहेंगी, राजस्थान भी सुरक्षित है। जिस दिन अरावली को काट दिया गया, मरुस्थल अपना विस्तार पूरे राजस्थान में कर लेगा। मरुस्थल में सिंचाई की बात करें तो कुछ नहर है हमारे यहाँ पर। तो सबसे जो प्रमुख नहर है हमारी, जो IGNP नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। फिर गंगा नहर की बात करें तो गंगानगर की जीवन रेखा दयनीय है। नर्मदा नहर मारवाड़ की भागीरथी, और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर जो हनुमानगढ़ की जीवन रेखा है, ये यहाँ पर सिंचाई के साधन है आपकी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के। सीमांकित की बात करें यानी सीमा कौन कहाँ से बनाता है, तो उत्तर में आपके जो पंजाब और हरियाणा से बनाता है, दक्षिण में आपके गुजरात से, पश्चिम में जो आपकी रेड क्लिफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा मरुस्थल, तो राजस्थान पाकिस्तान से। पूर्व में आपकी 50 सेमी जो वर्षा रेखा आपके अरावली श्रेणी से आपकी सीमा बनाता है। फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी जो वनस्पति के बारे में बात करते हैं। तो वनस्पति जो मरुस्थलीय आपकी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटेदार मरुद्भिद या जीरोफाइट, यानी जो जीरोफाइट वनस्पति होती है जिसके पत्ते कम हो और कांटे अधिक हों। जैसे आपकी बात करें खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बेर, आँख, नागफनी, ग्वारपाठा, कैक्टस, धतूरा, खीप, आपकी केट्स, फोग, थोर, रुज, बबूल, तो रुंज, बबूल, टन जो कंटीली, झाड़ियाँ। सर्वाधिक जो आपके पाई जाती है यहाँ पर जो नागफनी और खेजड़ी और आँख और आपकी कंटीली झाड़ियाँ। आगे चलते हैं, तो प्रमुख कृषि किसकी है, जो कृषि कौन कौन सी होती है यहाँ पर। शुष्क या मोटे अनाज की कृषि होती है। जैसे आपके मोटे अनाज में आ जाता है बाजरा, गवार, दलहन और तिलहन, जीरा, मेथी, इसबगोल की सर्वाधिक जो यहाँ पर बुआई की जाती है। और होबा, तो ये हमारी कृषि होती है यहाँ पर। अब की उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, जो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है मरुस्थलीय प्रदेश को, तो 25 सेमी समरेखा से जो मरुस्थल को बांटा गया है यहाँ पर। एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो इसके बारे में देखते हैं। तो शुष्क मरुस्थल में बात करें तो आपकी 0 से 25 सेमी तक वर्षा होती है। रेतीली मिट्टी, एंटीसोल जो मिट्टी पाई जाती है। जिलों की बात करें तो 8 जिले आ जाते हैं, और इनको अपडेट में भी देख लेना है थोड़े। और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर जो 25 से 50 सेमी आपकी वर्षा रेखा, भूरी रेतीली जो एरिडोसोल आपकी मिट्टी होती है वो आ जाती है। वनस्पति
देखें तो आपके अर्ध शुष्क में आपके स्टेपी तुल्य और आपके शुष्क में जो मरुद्वीत आपकी वनस्पति आती है। जो शुष्क में आपकी जलवायु भी शुष्क होगी और यहाँ अर्ध शुष्क में अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, इनको 2 और 4 उपभागों में भी बांटा गया है। जो शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं हम सबसे पहले, इस मरुस्थल में राजस्थान का शुष्क स्थान, शुष्क मरुस्थल का जो शुष्क स्थान आपका फलोदी है। इस मरुस्थल में राजस्थान के जो आपके वनस्पति या वर्षा रहित गांव कौन सा है, तो समगांव है, जहाँ पर 0 दिन वर्षा, यानी आपके साल में एक भी दिन वर्षा नहीं होती। मान लो 2-4 साल से एक बार वर्षा होती है, तो आपका समगांव है वो। मरुस्थल के जो लिए चर्चित यहाँ पर गांव है नाचना गांव जैसलमेर, जो आपका चर्चित गांव है। नोट है आपका नाचना के ऊँट की नस्ल, जो नाचना ऊँट की नस्ल है, जो सौंदर्य व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका याद है, इम्पोर्टेंट है, आपकी जो नाचना ऊँट की नस्ल है वो सौंदर्यता व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। इस मरुस्थल में जो सर्वाधिक मई जून माह में आपकी ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो आंधियाँ, लू, आपके बगुलिया यानी जिसे आपके बवंडर या चक्रवात कहते हैं, और बालू का स्तूप बनते हैं यानी टीले बनते हैं। फिर आगे चले तो यहाँ पर जो शुष्क जो क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें आ जाती है आपके, तो आपके जैसलमेर आ जाता है, बीकानेर, आपके फलोदी, पश्चिमी बाड़मेर आ जाता है, पश्चिमी बालोतरा आपका, और यहाँ पर आपका पश्चिमी जोधपुर आ जाता है, फिर पश्चिमी नागौर, फिर दक्षिणी अनूपगढ़, ये आपकी जिले आ जाते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। शुष्क मरुस्थल की वही संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, यानी शुष्क मरुस्थल को भी आपके 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, इन 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप जो युक्त आपके प्रदेश है, इन्हें बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में रेत के टीले कहते हैं, यानी बालू के स्तूप को स्थानीय भाषा में रेत के टीले कहा जाता है। इसी गतिशील बालू का स्तूप जैसलमेर में दरियन कहा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दरियन। तो गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, दरियन। इस गतिशील बालू का स्तूप में जो साहित्यिक भाषा में आपके दोहरे कहा जाता है, यानी बालू का स्तूप को साहित्यिक भाषा में क्या कहा जाता है, दोहरे। नोट है आपके लिए कि सम गांव या आपके खुंडनी गांव है, वहाँ पर दोहरे रात्रिकालीन प्रसिद्ध है, यानी जो सम गांव की जो दोहरे है वो रात्रिकालीन प्रसिद्ध है। यहाँ पर आरटीडीसी द्वारा सम गांव में आपकी कैंप सफारी शुरू की गई है, यानी राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर जो मेला भी लगता है समगांव में, और कैंप सफारी आपके ऊँट की कैमल सफारी जो ऊँट की सफारी कराई जाती है यहाँ पर, यानी ऊँट द्वारा आपका यहाँ पर घुमाया जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक गतिशील व हानिकारक बालू का स्तूप है वो आपके बरखान है। ये रात की रात अपना स्थान चेंज कर लेता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप आपके जैसलमेर में बनते हैं, अतः ये जिला आपका स्तूपों का सर्वाधिक पीड़ित जिला है, यानी जैसलमेर आपके स्तूपों को सर्वाधिक जो पीड़ादायक या मान लो परेशानी अधिक होती है यहाँ पर, क्योंकि रात की रात बालू का स्तूप के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर हवाओं से भी जो स्थापना हो जाता है। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में बनते हैं, यानी जितने भी जो प्रकार है बालू का स्तूप के वो आपके जोधपुर के अंदर बनते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो बालू का स्तूप में बनने वाली जो है लहरदार आकृति है, उसे उर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर्मिका। बालू का स्तूप से निम्न भाग या भूमि में वर्षा द्वारा आपके निर्मित जो झील है उन्हें क्या कहा जाता है, महरो। झील को क्या कहा जाता है, महरो। आपको ये नाम याद रखने, ये नाम पूछे जा सकते हैं। आपके जो राजस्थान की शब्दावली है वहाँ पर भी ये नाम आ सकते हैं कि महरो किसे कहते हैं। तो आपके जो जैसलमेर में जो छोटी छोटी पानी की झीलें बन जाती है बालू के स्तूपों के मध्य, उसे महरो कहते हैं, और लहरदार आकृति को उर्मिका। बालू का स्तूपों के प्रकार जो देखते हैं यहाँ पर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप आ जाते हैं आपके, इनको आप देखते हैं। तो वे बालू का स्तूप जो एक ही दिशा में आने वाली वायु या पवन जो समकोण 90 डिग्री पर बनते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। और अनुदैर्घ्य की बात करें तो वे बालू का स्तूप जो एक ही दिशा में आने वाली वायु के समांतर बनते हैं 180 डिग्री के कोण पर, इसे रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं आपके।
इसके उदाहरण जैसे परखान आपका पेराबोली बालुका स्तूप, सीप और रेखीय मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम भाग में आपके जो अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं, इसमें जो जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा। और आपके इधर मरुस्थल के उत्तर पश्चिम भाग में ये बनते हैं रेखीय बालुका स्तूप, जो आपके जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर हमारा जो बरखान बालुका स्तूप, इसको हम विस्तार से अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और आप सभी जो नोट्स की PDF मिल जाएंगी और किसी भी वैकेंसी की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।